नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द एडुएस न्यूज एनालिसिस। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो टुडे इज 4th जनवरी 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को सबसे पहले देखेंगे। बिफोर दैट, इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें एडुअस न्यूज एनालिसिस में फॉलो कर सकते हैं। ये एडुअस न्यूज एनालिसिस का पेज है इंस्टाग्राम के अंदर, तो यहाँ पे आप फॉलो कीजिए। मैक्सिमम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पे डेली बेसिस में पोस्ट होता रहता है, तो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। क्लियर। जो भी आर्टिकल्स होते हैं, हाइलाइट्स होते हैं, डेली बेसिस पे न्यूज़ होते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है _प्रकाश द्विवेदी_। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम, सब्जेक्ट, करियर या पर्सनल क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे डीएम करके, मैसेज करके यहाँ पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। देखिए तो पेज नंबर फर्स्ट पे जो आर्टिकल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 से डायरेक्टली रिलेट करता है ये आर्टिकल। नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर डजंट हैव डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द ऑल मेंबर्स सी बेंच, ये बेंच ने बोला है। अब इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया है। अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो आप देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 1 की न्यूज़ है, फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्लियर। वैसे मैं बता ही दूंगा इस लेक्चर के अंदर भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे ये न्यूज़ को, जब भी आप पढ़ें ध्यान में रखेंगे, it is not possible to extend the concept of collective responsibility to every statement orally made by the minister outside the people of legislative assembly। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इस आर्टिकल के अंदर बोला गया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग क्या करें, मतलब आउटसाइड, जो पार्लियामेंट के आउटसाइड भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उस पर भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसा नहीं है। वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, याद रखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर डस नॉट हैव डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। अगर आप देखने को पाते होंगे कि बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया के अंदर, है ना, बहुत सारी पार्टी एक साथ काम करती हैं, है ना, जहाँ पे कॉलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है ना। तो ऐसे केसेस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू all the time that prime minister or chief minister take the whip whenever the statement is made someone to council of minister। तो पूरा कंट्रोल नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यही चीजें बात कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन पूछा था पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 105, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आप देख पा रहे होंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर द स्पेशल राइट्स। ये कैसे राइट्स हैं, एक स्पेशल राइट्स दिए गए हैं या फिर इम्यूनिटीज कह सकते हैं, एक्सेप्शन इंजॉयड बाय द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें ये राइट्स दिए जाते हैं, उनके कमिटी को, उनके मेंबर्स को ये राइट्स दिए जाते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट हैज नॉट मेड एनी स्पेशल लॉ टू एग्जॉस्टली कोडिफाइड द प्रिविलेजेस। कोई अलग से लॉ नहीं बनाया, बस इसको दे दिया गया है। कौन कौन से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए एक मूव करते हैं, एक प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन भी हम लगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देयर आर पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। क्यों, किस रीजन से हम कहेंगे कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आप बताइए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सीधे सीधे किसको रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रीलिम्स 2017 का। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडर द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब मैं आपको थोड़ा सा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझाता हूँ। कैबिनेट ही कंट्रोल करती है। कैबिनेट क्या होती है, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, ये मेंबर ऑफ, ऐसा समझ लीजिए, ये इस तरीके से होता है।
यहाँ पे एमपी चुन के आए। अब कुछ एमपी में से उन सभी एमपी में से कुछ एमपीओ को क्या कर लिया जाएगा, कैबिनेट के अंदर ले लिया जाएगा, है ना। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ये सब कैबिनेट का पार्ट है। तो कैबिनेट ले लिया जाएगा। तो एक्चुअल में रन कौन करता है, ये कैबिनेट बड़े बड़े फैसले लेते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखते हैं आंसर इसका, मूव करते हैं। अ मैकेनिज्म ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंश्योरिंग द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। कॉल फॉर द परमानेंट कैंसिलेशन ऑफ बॉक्साइट माइनिंग लीज इन उड़ीसा। बॉक्साइट के कहाँ कहाँ माइन है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। वैसे तो माइनिंग लीज उड़ीसा के अंदर जो चल रही है उसको कैंसिल करने की यहाँ पे बात चल रही है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आप देख पा रहे होंगे कि पीपल रिप्रेजेंटिंग 19 विलेजेस इन द 4 ग्राम पंचायत अंडर द सेमिलगुड़ा ब्लॉक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट सबमिटेड ऑब्जेक्शन टू ओएसपीसीबी। इसके ऊपर कि जो ऐसा माइनिंग वगैरह चल रही थी तो उसके ऊपर जो है लीज में चल रही थी, उसके ऊपर क्या लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ तो उन्होंने रिपोर्ट जो है सबमिट की है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे याचना दायर की है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। चलिए बिफोर एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं, और एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करने से पहले आपको मैं इस एडिटोरियल को समझने से पहले, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूरल्टी इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। एनिमल क्रूरल्टी को प्रिवेंट करने के लिए ये एनिमल क्रूरल्टी को प्रिवेंट करना किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी ही है ना। अब ये इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप उस क्लिप को देखिए और फिर यहाँ पे इस आर्टिकल में आइए। आपको बिल्कुल क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस टॉपिक पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आई होप अब तक आप लोगों ने वो क्लिप देख ली होगी। छोटी सी क्लिप थी, है ना। अब इस क्लिप के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, जल्लीकट्टू क्या है ना। इस पे कैसे चीज़ें होती हैं, है ना। अब इसको मैंने क्या किया है, इसके नोट्स भी बना के रखे हैं आप लोगों के लिए। मैं क्या करूँगा, इस पीडीएफ को शेयर करूँ तो आप चाहें तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको रीड कर लीजिए, साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं आप चाहें तो इसको भी रीड कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे ये है प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूरल्टी, जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेटेड है ना। नागाराज केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो केस निकल के आया है इस एनिमल क्रूरल्टी से जो है, एक केस निकल के आता है। एक केस होता है नागाराज केस जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा ये चीज़ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट रूल करता है, सुप्रीम कोर्ट has ruled that the right to dignity and the fair treatment as enshrined in the Article 21 of the Constitution is not confined to human being alone but animal as well। नागाराज का केस के अंदर आपको मैं याद करवा देता हूँ। नागाराज केस क्या है, नाग से आपको समझ में आ रहा, सांप है ना। सांप को क्या बोलते हैं, है ना। स्नेक्स को क्या बोलते हैं, नाग बोलते हैं, है ना। तो नागा राजा केस के अंदर नाग जो है राजा है। राजा एक आदमी का नाम है ना, एक इंसान का नाम है। नाग एक क्या है, पशु, मतलब एक तरीके से एनिमल, जो भी आप क्रीचर का नाम है ना, जो कि ह्यूमन बींग नहीं है ना। तो नाग को राजा जैसे माना जा रहा है ना, उसकी उपाधि दी जा रही है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको ये समझ में आया कि नाग को भी वो राइट्स मिलेंगे जो कि इंसानों को मिल रहे हैं। राजा की तरह राइट्स किसको मिलेंगे, नाग को भी मिलेंगे। मतलब जो एनिमल्स हैं, आप ऐसा याद रखिए, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जो एनिमल्स हैं उनको भी आर्टिकल 21 के तहत राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा इस केस के अंदर बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कन्फर्म टू ह्यूमन बीइंग अलोन बट एनिमल एज वेल, एनिमल को भी इंक्लूड किया गया है। क्लियर। अब आप ये जीवन में केस नहीं भूलेंगे। अब इसको नोट से आप चाहें तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। इन 2014 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागाराज केस होता है। 2014 के अंदर ये केस होता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड इसमें आते हैं और वर्सेस नागाराज का केस होता है। 2 जजेस इसके अंदर रहते हैं, बेंच बनती है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है जलीकट्टू इलेजिटिमेट।
कि जलीकट्टू आपने देखा होगा ना अभी क्लिप के अंदर कि जलीकट्टू किस तरीके से होते हैं, आपस में लड़वाते हैं जानवरों को। जब लड़वाते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, मर जाते हैं बेचारे, है ना। तो जलीकट्टू जो है इलिजिमिटेट इसके अंदर बोल दिया गया। क्लियर। नन ऑफ द गारंटीज कंटेंट पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको आर्टिकल 13 सॉरी पार्ट 13 जो कि फंडामेंटल राइट है उसके तहत नहीं रखा, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसको मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग को मिलते हैं, एनिमल्स को तो मिलते नहीं है, है ना। अब वही चीज इसके ऊपर बात चल रही थी, फंडामेंटल राइट एक्सप्लिसिटली कन्फर्ड ऑन एनिमल्स, तो वो एनिमल को देने की भी बात चल रही थी कि उनको भी अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों याद रखना है। 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी, और 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये किसी पर्सन को दिए जाते हैं। अनटिल नाउ हैव जनरली अंडरस्टूड पर्सन, पर्सन का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, है ना। अभी इसके अंदर एनिमल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर। नो डाउट सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कुछ जो डीपीएसपी हैं आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों कंटेन करते हैं, पार्ट 4 और पार्ट 4 ए के अंदर। डीपीएसपी किस पार्ट के अंदर है, पार्ट 4 के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट के अंदर है, पार्ट 4 ए के अंदर है। ठीक है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस स्टेट, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, कि ह्यूमन बीइंग के साथ साथ जो अदर भी चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट हो गई और जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखे, है ना। क्लियर। चलिए, पार्लियामेंट इनेक्टेड द प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी ऑफ एनिमल, पार्लियामेंट इनेक्ट करता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी एनिमल एक्ट, लेके आता पीसीए एक्ट 1960, 1960 में ये एक्ट लेके आता है पार्लियामेंट, है ना। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ इट क्रिमिनलाइज सेवरल टाइप ऑफ एक्शन दैट कॉज क्रूलिटी टू द एनिमल, अगर एनिमल्स के साथ क्रूलिटी की जाएगी, उनके साथ अत्याचार किया जाएगा या कुछ गलत किया जाएगा, तो ऐसी चीज़ों को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। क्लियर, इस एक्ट के तहत। देन it exempts, for example, it covers use of animal for the experiment view of securing the medical advancement के लिए अगर उनका यूज किया जाता है तो उसको जो है इसके अंदर से एक्सेप्शन दे दिया गया, अलग कर दिया गया। लेकिन तमिलनाडु जो है अमेंड करता है पीसीए एक्ट 2017 में। ठीक है, पीसीए प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी एक्ट 2017। अब आप बोलेंगे सर ये पार्लियामेंट लॉ लेके आई, फिर तमिलनाडु उसको अमेंड कर रही है, आप समझ में नहीं आ रहा है स्टेट के अंदर कैसे हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इसके ऊपर इक्वल पावर है टू मेक द प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूलिटी, क्योंकि ये किस एंट्री 17 के अंदर आता है, कहाँ पे, किस लिस्ट के अंदर आता है, कंकरेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 आपको पता होगा, 3 लिस्ट हैं शेड्यूल 7 के अंदर। बताइए कौन कौन सी लिस्ट है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आपने बताया, शेड्यूल 7 के अंदर है स्टेट लिस्ट, और कौन सी लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, और कौन सी लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाती है, सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बनाती है, और जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है उसमें कौन लॉ बनाता है, उसमें दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी है एनिमल एक्ट जो है, ये स्टेट लिस्ट के सॉरी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। क्लियर। It did so that the both state and the union government have the power to legislate issues concerning the animal cruelty, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसने क्या किया, तमिलनाडु ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस एक्ट को अमेंड किया, उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जल्लीकट्टू केस को, कि जल्लीकट्टू जो गेम है उसको बस जो है यहाँ पे इसको अलग कर दिया और बाकी प्रोटेक्शन दे दी, है ना। चलिए, फिर नागाराज केस होता है ना। नागाराज केस कोर्ट हेड करता है। अब पार्लियामेंट ने अपना काम कर दिया, पार्लियामेंट ने एक तरीके से कर दिया, फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर तमिलनाडु ने इसको बदल दिया। नाउ फिर आता है नागाराज। अब इनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। हेल्ड एट जल्लीकट्टू इन and by itself amounted a violation of existing provision of PCA Act फंडामेंटल ड्यूटी कंटेन द आर्टिकल 51A क्लॉज जी। इसके अंदर मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज का भी वायलेशन हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड द वाइल्ड लाइफ। ध्यान से पढ़िए, वाइल्ड लाइफ यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, रट लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, सारी चीज़ें एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। बेंच ने और कंसाइज किया कि कंसाइज ऑफ द राइट ऑफ आर्टिकल 21 इज कन्फाइड ओनली टू द ह्यूमन बीइंग, बट उसे एक्सपेंड कर दिया मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइफ। लाइफ की जो मीनिंग है उसको जो है
एक्सपेंड किया ओवर द ईयर, विच नाउ इंक्लूड, अभी किस किस को इंक्लूड कर रहा है, राइट अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक इन्वायरमेंट और टू मीन द एनिमल लाइफ को भी इंक्लूड कर लिया गया इसके अंदर। क्लियर हुआ बात? चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे इस आर्टिकल को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब देखिए, इट इज अ क्रूशियल फॉर इंडिया टू एम्बेरेस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। अभी मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप में आपके सामने रखूंगा, आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। आई होप, है ना, चीजें फिर आपको क्लियर हो गई होंगी। The history of the United States Army has shown a force continually driven by change. In the 21st century, our Army continues this change by creating new capabilities, organizations, and approaches to deter conflict. When required, we strive to transition rapidly to conflict and prevail on an increasingly complex, lethal, hyperactive, and urbanized battlefield. Leading this change, the Army has developed a new concept, the U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028. This concept describes how Army forces, as part of a joint interagency and coalition team, address the implications of large-scale ground combat operations and the problem of increasingly capable anti-access and area denial, or A2AD systems, employed by our adversaries to generate effective standoff. Army forces conduct multi-domain operations to defeat this standoff. They operate across all domains and within contested spaces to overcome an enemy's strengths by creating multiple simultaneous operational or tactical dilemmas. This is accomplished through the application of calibrated force posture, multi-domain formations, and convergence of capabilities across all domains. Applied together and over time and spaces, they enable the Army and Joint Force to defeat an adversary's A2AD systems. Multi-domain operations addresses standoff in both competition and conflict. Over the last 2 decades, Army forces oriented on counterinsurgency operations, placing little emphasis on large-scale combat. At the same time, China and Russia fielded robust A2AD systems that create political, physical, and functional standoff. In competition and conflict, their increased capabilities in both the cyberspace and space domains, combined with weaponization of the information environment, extends standoff, reducing friendly forces' speed of recognition, decision, and reaction. This contributes to increased risk of unacceptable losses to U.S. and partner forces. Our adversaries use standoff to separate the elements of the joint force in time, space, and function. The previous deep, close, rear battlefield architecture is too limited in scope to effectively describe the multi-domain operational environment. It fails to adequately describe the increasingly contested character of the operational environment across the depth of tactical, operational, and strategic areas. These shortfalls drive the requirement for a new framework, one that accounts for operations in all time periods, in all areas, and across all domains. Importantly, it places just as much emphasis on competition as it does on conflict. Army forces conduct multi-domain operations to defeat the adversary standoff by competing short of armed conflict. When necessary, Army forces rapidly transition to conflict and penetrate and disintegrate enemy A2AD systems. They subsequently exploit opportunities to achieve strategic objectives and force a return to competition on favorable terms. In short, the answer to the problem of an enemy's layered standoff is to compete, penetrate, disintegrate, exploit, and recompete. Army forces compete below the threshold of armed conflict. Together with joint forces and interagency partners, they expand the space in all domains by enabling the defeat of information in unconventional warfare, conducting intelligence preparation of the threat's long-range systems, and countering its reconnaissance, and by demonstrating a credible deterrent. In competition, Army forces leverage calibrated force posture to deny the adversary's establishment of A2AD standoff, deter fait accompli campaigns, and set conditions for friendly formations to rapidly seize the initiative if conflict occurs. In conflict, Army forces penetrate and disintegrate the enemy's anti-access and area denial systems. Despite limited warning, Army and joint forces rapidly transition to conflict and converge capabilities to penetrate and begin the disintegration of enemy long-range systems from both within and outside of established standoff. Multi-domain formations at echelon, including brigade combat teams, divisions, and corps, expand these penetrations and place enemy formations in positions of relative disadvantage.
By disintegrating the enemy standoff, friendly forces collapse both the enemy's capability and will to fight, enabling exploitation. Army forces exploit opportunities to defeat the enemy and achieve their objectives, setting the conditions for a return to competition on favorable terms. In multi-domain operations, convergence is the arrangement of capabilities across all domains, environments, and functions of time and physical spaces to gain overmatch. This enables Army forces to exploit the disintegration of the enemy systems and gain freedom of action, dictating the pace and tempo of operations. Future formations achieve convergence by increasing the pace and agility of operations and accessing joint, inter-organizational, and multinational capabilities at lower echelons in new ways. Emerging technologies and processes enable friendly forces to evolve from episodically synchronizing multi-domain effects today to leveraging continuous integration tomorrow. The U.S. Army in Multi-Domain Operations 2028 concept describes the fundamental changes needed to address the emerging challenges of the 21st century. Leveraging capabilities across multiple echelons and domains, this concept drives Army modernization through 2028 and into the future. अब तक आप लोगों ने वो क्लिप देख ली होगी और आपको पता चल चुका होगा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या होता है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन का मतलब है एक तरीके से नहीं, चारों तरफ तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना। द टर्म मल्टी डोमेन ऑपरेशन, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटर द इंडियन मिलिट्री लेक्चर सर्किट बिग टाइम। MDO इज नॉट जस्ट एन एक्शन ऑफ लैंड, सी, एयर। आप लोग ने देखा होगा साइबर स्पेस एंड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, हर जगह से वॉरफेयर को एग्जीक्यूट करना। इट कंप्राइज ऑपरेशन ऑफ कंडक्टेड अक्रॉस द मल्टीपल डोमेन से इसको एग्जीक्यूट करना कंटेस्टेड स्पेस के अंदर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ कैपेबिलिटीज, ओवरकम adversely strength of presenting it with operation and tactical predicaments to best tool to address given task, है ना। हर तरीके से इसको लेके आना। एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है, लैंड, एयर, सी, वाटर, साइबर स्पेस, हर तरीके से इसको लेके आना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ बात? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर यहाँ पे C3 की बात करते हैं। C3 की मतलब MDO आर्किटेक्चर, जो MDO मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन होगा ना, मल्टी डोमेन ऑपरेशन आर्किटेक्चर यूजेस एनी सेंसर ऑफ द बेस्ट पोजीशन शूटर। वो क्या करेंगे, 3C को फॉलो करेगी, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर ये अच्छा नहीं है तो काम नहीं बनेगा। कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, याद रखिएगा क्या, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल रट लीजिए। C3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरे यार क्या हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। C3 स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल को हल्का हल्का सा पढ़ सकते हैं, जो हाईलाइटेड पोर्शन है बस उसे पढ़िएगा, उससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। आपको उससे इस कॉन्सेप्ट को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन को आपको समझना है, और मल्टी डोमिनेशन ऑपरेशन आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिए अब देखिए, अ लेट बट राइट कॉल बाय केरला गवर्नर। अब इस आर्टिकल को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। केरला गवर्नेंस रिलेटेड क्या है, ये किस आर्टिकल है, गवर्नेंस रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, उस फिर से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके सामने गवर्नर की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो GS पेपर नंबर 2 से रख लीजिए आप इसको, ऑफिस ऑफ गवर्नर को। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। आर्टिकल 163 रट लीजिए, आर्टिकल 163 आपको रट जाना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इट इज अ रिक्वायरमेंट अंडर द आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या रिक्वायरमेंट है बताइए? 163 अभी हमने देखा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। पहला याद हो गया, चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। और हु शैल आल्सो अपॉइंट द अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के कहने पे दूसरे मिनिस्टर को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ऑल द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 164 के अंदर। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि जब तक उनके पास मतलब सारे मोहरे हैं, सब कुछ हैं उनके पास, तो वो जीतते रहेंगे, वो मतलब सत्ता पे रहेंगे, है ना। मेजोरिटी होना चाहिए, अगर मेजोरिटी है तो वो सत्ता पे रहेंगे। क्लियर?
ऑल द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 164। याद हो गया ना, दो आर्टिकल याद करवाए अभी आपको, आर्टिकल 163 और 164 गवर्नर से रिलेटेड है, आप भूलेगा नहीं। कैन द गवर्नर रिफ्यूज टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ मिनिस्टर एंड विल इट बी जस्टिफाइड, क्या जस्टिफाइड होगा ये ओथ ऑफ मिनिस्टर न दिलवाए ये सच? इट इज प्रोवाइडेड आर्टिकल 164 क्लॉज 3 दैट गवर्नर शैल administer the oath and office of secrecy of the minister before the assume the office, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। शेड्यूल 3 के अंदर क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ले करता है ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ एन ओथ ऑफ सिक्रेसी ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मतलब इसका क्या मतलब है, पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जो शेड्यूल है कितने शेड्यूल होते हैं और पहला शेड्यूल क्या है, दूसरा शेड्यूल क्या है, सब शेड्यूल के अंदर आप बताइए, इस हर शेड्यूल के अंदर क्या है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ये होमवर्क हो गया। चलिए, दो शेड्यूल तो आज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, शेड्यूल 7 और शेड्यूल 3 आपके सामने आ गया। शेड्यूल 3 के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या ले करता है, ओथ ऑफ ऑफिस, मतलब आप ओथ लीजिए, मतलब आप क्या बोलते हैं, ओथ लेते हैं ना ऑफिस में जाके कि हाँ मैं इसका अंतःकरण से पालन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी फॉर अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सीक्रेसी का भी ओथ होती है कि कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें हैं या कुछ ऐसी जो भी चीजें रहेंगी वो मैं सीक्रेसी मेंटेन रखूंगा। कौन लेता है ओथ, ये गवर्नर लेता है ना, याद रखिएगा। कौन लेता है और शपथ लेता है, कौन, गवर्नर, कि अगर कोई भी स्टेट की बात है तो उसको मैं बाहर नहीं फैलाऊंगा, कुछ इस तरीके से नहीं करूंगा। फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मिनिस्टर ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। अगर किसी को मिनिस्टर बनना है तो ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए, द ओथ आर प्रिस्क्राइब अंडर द शेड्यूल 3। ओथ जो है शेड्यूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब है for the various constitutional posts including minister, judges. Without it one cannot assume the office. बिना ओथ लिए आप ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, एज्यूम मतलब ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। मिनिस्टर्स की ओथ होती है, जजेस की ओथ होती है, हर इंसान की मतलब जो भी जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसकी ओथ उसको लेना पड़ेगा। इफ द अथॉरिटी empowered to administer the oath refuses to do so should be subsequently happen the question that come to and before the court, है ना। अगर कोई अथॉरिटी इस तरीके से काम करता है गलत तरीके से और ओथ को रिफ्यूज करता है तो ये मैटर जो है कोर्ट देख सकता है, कोर्ट देखेगा और उसके ऊपर डिस्क्वालीफाइड भी कर सकता है। बात करते हैं हम अप्रैल 1978। ये वो जमाना था जब वसंत पाई सीनियर एडवोकेट गॉट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये आपको पता होना चाहिए। It is a requirement under the article 188 आर्टिकल याद कर लीजिए आप, that administered by oath by the governor or a person appointed on the behalf under the schedule 3। ये शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन है। क्लियर। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। ओथ लेटर क्या है आप एक बार इसको बस रेफर कर लीजिए, आप चाहे तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। लेट पिटिशनर के अंदर डाला गया था, है ना, डुप्लीकेट ऑफ द गवर्नर डिफरिंग टू आर्टिकल 188 क्या है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जो हमने बात की थी वसंत पाई जुलाई 1978 में, कोर्ट अलाउ हिज केस टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल सक्सेसफुली। कोर्ट ने इसके एंट्री को जो है अलाउ कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा विवाद चला था, इसको अलाउ कर दिया गया, तो इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक बार नजर मार लीजिए बस। देखिए आपके सामने प्रीलिम्स 2020 का रिसेंटली का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। बताइए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। चलिए, consider the following statement. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can made a minister in a state for 6 months even if he or she is not a member of legislative assembly. तो ये आपको पता होना। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो वोटिंग के लिए एलिजिबल है तो क्या उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है। देखिए पहले तो यहीं पे क्वेश्चन को गलत कर दिया कि भैया जो 18 साल का जो बच्चा है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, लेकिन क्या उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है, नहीं, ये तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये खत्म। अब 1-2 बच्चे, है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 RPA एक्ट 1951 के अनुसार अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट for a 5 year is permanently disqualified for contesting an election even after his release from the prison। कैसा हो सकता है,
पूरी तरीके से नहीं सर, ऐसा नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। जैसे नाइडर 1 और नॉर 2, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट रेजेस कंसर्न ऑन द स्मॉल फिशरमैन हिट बाय द पर्स सी नेट्स। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कंसर्न रेज कर रहा है स्मॉल फिशरमैन को जो हिट हो जाते हैं पर्स्यू वगैरह सी नेट से, है ना। परमानेंट मेंबर नॉट इन हरी टू सी यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म। जयशंकर जी कह रहे हैं कि जो परमानेंट मेंबर हैं उनको तो रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, वो तो रिफॉर्म देख ही नहीं रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है उन्हें रिफॉर्म करने की, बस जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है, उन्हें देखना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऑन द लीगैलिटी ऑफ इजराइल ऑक्यूपेशन। अब लीगैलिटी ऑफ इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, आईआर का एक अलग से लेक्चर लेके आऊँगा जो डिटेल में पूरा इजराइल समझेंगे, एक एक चीज इजराइल के बारे में यहाँ पे समझ लेंगे। आज हम क्या करेंगे, इजराइल का सबसे पहले मैप देखेंगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर। देखिए, ये इजराइल का मैप है, ये इजिप्ट हो गया, है ना, ये जॉर्डन हो गया, ठीक है। इजिप्ट से बाउंड्री शेयर करता है, जॉर्डन से बाउंड्री शेयर करता है, और देखिए गल्फ ऑफ अकाबा से भी करता है, ठीक है। अकाबा याद रखना है, गल्फ ऑफ अकाबा। मेडिटेरियन सी से भी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर लेबनान से भी करता है, क्लियर। अब ये देखिए, ये जो जॉर्डन है और इजराइल है, दोनों के बीच में जो रिवर गई है वो कौन सी रिवर है, जॉर्डन रिवर, है ना। एक तरीके से बाउंड्री बनाती है जॉर्डन रिवर, क्लियर। अब यही जॉर्डन रिवर कहाँ पे जाती है, डेड सी के अंदर, है ना। डेड सी आपको याद रखना है, यहाँ पे दोनों तीनों के बीच में है। ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक हो गया, ये जेरूसलम, है ना। ये गाजा स्ट्रिप, ये वाले स्ट्रिप को क्या कहते हैं, गाजा स्ट्रिप कहते हैं, है ना। ये देखिए मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूँ, इस स्ट्रिप को क्या कहते हैं, गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये डेड सी हो गया, है ना। ये जो ग्रे में बना हुआ ये क्या है, ये वेस्ट बैंक हो गया, ये डेड सी हो गया। ये लेक ऑफ टिब्रियस, लेक ऑफ टिब्रियस, ये सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली याद रखना है आपको, है ना, बाय हार्ट याद रखना है। ऊपर लेबनान तो आपने देख लिया। और इसको क्या कहते हैं, इजराइल ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ, इसको कहते हैं गोलन हाइट्स। इसके ऊपर क्वेश्चन है, सीडीए के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए, गोलन हाइट्स है, क्लियर। चलिए, अब आपको आपके सामने एक क्वेश्चन है गोलन हाइट्स के ऊपर, मैंने बोला था ना क्वेश्चन है, द एरिया नोन एज द गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवेंट रिलेटेड टू। पता ये कहाँ है, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अफ्रीका या मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, आपको पता ही है ना। बस इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से रिलेटेड है, अगर आपने ध्यान से सुना भी है तो आपको पता हो जाएगा। क्वेश्चन सही कर लिए, टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल से रिलेटेड है, जी हाँ, है ना, ठीक है। न्यूज में था टू स्टेट सॉल्यूशन, क्वेश्चन पूछ लिया गया करंट अफेयर से। कितने क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, याद रखना है। एक मेंस का क्वेश्चन भी लेते चलिए आप, है ना। अब क्या याद रखेंगे सर, आप बोलेंगे सर आप क्या याद रखेंगे आप लोग भी, है ना। पूरा का पूरा मेंस का क्वेश्चन दे डाला आपको। चलिए, अब मेंस का क्वेश्चन करिए आप लोग। ये इंडिया रिलेशन विद इजराइल हैव ऑन लेट एक्वायर्ड इन अ डेप्थ ऑफ डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक, डिस्कस। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था मेंस के अंदर, अटेम्प्ट करने की आप लोग कोशिश को करेंगे। चलिए, नॉट ऑल रिलीजियस कन्वर्जन आर इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि सारे के सारे जो रिलीजियस कन्वर्जन हैं वो इलीगल नहीं है। जो अगर खुद से होना चाहते हैं, रिलीजियस कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रिलीजियस कन्वर्जन के पहले आपको 60 डेज का प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगर प्रॉपर शेड्यूल तरीके से चलते हैं, लॉफुल तरीके से चलते हैं, तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा, वो लीगलिटी के अंदर ही आएगा, क्लियर। इसको हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंटी कन्वर्जन लॉ जो है जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे ऑब्जर्व दैट ऑल रिलीजियस कन्वर्जन कैन नॉट बी प्रिज्यूम बाय द स्टेट टू बी इलीगल। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021 के तहत इसको लेके आया गया है। सेक्शन 10 ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। सेक्शन 10 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट मैंडेट करता है, अ पर्सन हु डिजायर टू कन्वर्ट एंड अ प्रीस्ट पर्सन हु इज इंटेंडेड टू ऑर्गेनाइज अ कन्वर्जन रेस्पेक्टिवली। जो पंडित या भी कोई भी प्रीस्ट है, मौलाना है, या जो भी है ना, उनका जो भी रहता है, तो जो भी है, अगर वो ऐसा कन्वर्जन करवाना चाहता है या कन्वर्जन करवा रहा है,
या फिर सामने वाला ऐसा जो पर्सन जो कन्वर्ट हो रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, 2 महीने का प्रायर नोट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब कलेक्टर को 2 महीने पहले। फिर 2 महीने बाद उसको प्रपोज चेंज ऑफ रिलीजियस फेथ इज नॉट मोटिवेटेड बाय फोर्स, उससे बताना पड़ेगा कि मैं कोई भी फोर्सफुली तरीके से नहीं कर रहा हूँ या किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ बताना पड़ेगा, ऐसा लिख के देना पड़ेगा। मिस्टर मेहता कहते हैं कन्वर्जन लार्जली हैपन इन द कंट्री बाय द मैरिंग अ पर्सन ऑफ अनदर फेथ, है ना, कोई जो है इंटरकास्ट, जब इंटरकास्ट कह रहा हूँ मैं, इंटर रिलीजन जो मैरिज होती है उसी की वजह से रिलीजियस कन्वर्जन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर। द प्रोविजन डिड नॉट इंटरफेथ मैरिज बट ओनली एक्टेड एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द फोर्सिबल और इलीगल कन्वर्जन को रोकने के लिए इसको बनाया गया है। क्लियर। अग्निपथ स्कीम आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत है, जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना है। न्यू स्कीम है, अंडर द न्यू स्कीम 45,000 to 50,000 सोल्जर विल बी रिक्रूटेड एनुअली, हर साल 45 से 50,000 सोल्जर्स को लिया जाएगा अग्निपथ के अंदर, है ना। अंडर द स्कीम यूथ ज्वाइनिंग द आर्मी विल बी कॉल्ड द अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम का नाम है, और जो बच्चे जो लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। 4 साल का रहेगा। ओनली 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक इनटू द रिस्पेक्टिव सर्विसेज ऑफ द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, जो जिनको लिया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस, उनकी सारी चीज़ें, उनके परफॉर्मेंस वगैरह में ये सबको देखने के बाद 25% जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जो बच्चे रहेंगे या जो सोल्जर रहेंगे, अग्निवीर रहेंगे, उन्हें 15 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा पीरियड उनका। बेनिफिट्स क्या है अग्निवीर के वो हम देख लेते हैं। कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, 4 साल कंप्लीट होने के बाद अगर जो 15 साल की सर्विसेज नहीं कर रहा है उसके लिए भी, है ना, 1 टाइम सेवा निधि दी जाएगी। कितना पैकेज होगा, 11 लाख रुपए का पैकेज होगा, 11.71 लाख रुपीज का, जो कि बहुत बढ़िया है ना। विल बी पेड टू द अग्निवीर दैट विल इंक्लूड एक्वायर्ड इंटरेस्ट वगैरह सब इंक्लूड रहेगा। दे विल ऑल्सो गेट 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस, 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, कवर फॉर द 4 ईयर, 4 साल के लिए कवर किया जाएगा। इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाती है, इसी बीच में कोई अपनी जान गंवा बैठता है, शहीद हो जाता है, द पे आउट विल बी कवर 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए उनकी जो फैमिली है उन्हें दिया जाएगा। ठीक है। द गवर्नमेंट विल हेल्प रिहेबिलिटेट सोल्जर हु लीव द सर्विसेज आफ्टर 4 ईयर, है ना, उसे रिहेबिलिटेट करेंगे। दे विल प्रोवाइड ए स्किल सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि ब्रिज वगैरह के कोर्सेज तैयार करने में इस तरीके से चीजें मिलेंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। इंडिया सेड टू आई $17 बिलियन कट इन द फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो $17 बिलियन जो है यहाँ पे कट किए जाएंगे, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए मूव करते हैं। इंडिया एम्स टू कट द स्पेंडिंग ऑन द फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी टू 3.7 ट्रिलियन, है ना, फिजिकल ईयर फ्रॉम अप्रैल 26% कट फ्रॉम दिस ईयर, है ना, कितना ज़्यादा चीज़ कम कर रहे हैं। तो फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है 1/8 ऑफ इंडिया टोटल बजट जो है यहाँ पे जाता है फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकेले 1/8 जो है इंडिया का टोटल बजट है, इसके अंदर 39.45 बिलियन ट्रिलियन डॉलर सॉरी, है ना, ट्रिलियन रुपीज के फॉर्म में, नॉट डॉलर, है ना। चलिए, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि हम इतना ज़्यादा जो फूड सब्सिडी दे रहे हैं कमिंग ईयर में वो थोड़ा सा कम करेंगे। 2.3 ट्रिलियन से 2.7 ट्रिलियन ऑफ द करंट ईयर अभी जो चल रहा है बढ़ गया था, वो हम जो है इसको जो है ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि हम इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। आई होप सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको क्लियर हो गई होंगी। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, साथ ही साथ कमेंट करना है, प्यारा प्यारा कमेंट करना है, लेक्चर को शेयर करना है। शाम को 7 बजे करेक्ट 7 o'clock पे आपको द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, PIB हो गया, जो भी द हिंदू के अंदर कवर नहीं होता है वो सारी चीज़ें जो है 7 o'clock को लेक्चर आएगा, तो उसे आप जरूर देखना ना भूलें, है ना। उसको देखना है। शाम को 5 बजे जो है किरण की MCQ सीरीज स्टार्ट की गई है, तो किरण की MCQ सीरीज भी आप लोग देखें। और शाम को 7 बजे जो है प्रीलिम फोकस न्यू डिस्कशन होगा, तो उसे आप डिटेल में डिस्कशन होगा, वो उसको आप जरूर जाके देखें। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।